हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज देखेंगे नीट सितंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट। यहाँ पे एनर्जी आपको दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाइव नॉट की वैल्यू 1.4। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मिलेगा 0.6 वोल्ट। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential is 5 V naught. When the same surface is illuminated with light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V naught. Then work function of the metallic surface is। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे जिसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव। इसके अकॉर्डिंगली अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वो बनेगा ई यहाँ पे आ जाएगा 5 ई नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव। और दूसरा इक्वेशन बनेगा ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन 3 लेमडा माइनस फाइव। एलिमिनेशन मेथड करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 4 ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन 3 लेमडा। सो 4 ई वी नॉट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 एच सी अपॉन 3 लेमडा। मतलब कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन 3 लेमडा। अब हमारे इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन है ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन 3 लेमडा माइनस फाइव नॉट। इसमें ई वी नॉट की जगह हमें जो इक्वेशन मिला है वो रखते हैं एस सी अपॉन 3 टू जा 6 लेमडा इज इक्वल टू एस सी अपॉन 3 लेमडा माइनस फाइव नॉट। सो फाइनली फाइव नॉट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एस सी अपॉन 6 लेमडा। देखिए ये हमें ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 3, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक सर्फेसिस ए एंड बी। ग्राफ शोज द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज। तो देखिए इस ग्राफ को अगर आगे बढ़ाया जाए, इसी में मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाला इंटरसेप्ट है वही हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन शो करता है, जिसमें आप देख सकते हो कि ए का जो वर्क फंक्शन है बी से कम है। तो इसका मतलब है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 4, इसमें भी आपको 4 ग्राफ दिए गए और पूछा है विच फिगर शोज द वेरिएशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द फोटोइलेक्ट्रिक करंट I एज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज लाइट वेयर I1 इज ग्रेटर देन I2। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी में चेंज करने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होता है बल्कि सैचुरेशन करंट चेंज होता है। तो आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन हमें, इस तरह का जो ग्राफ है हमें बी में दिया गया, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 5, इसमें आपको बोला है light of wavelength 400 nanometer is incident continuously on cesium ball whose work function is 1.9 electron volt. The maximum potential to which the ball will be charged is। तो सबसे पहले तो हमें जो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ देगी उसके अकॉर्डिंगली हम एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी का इक्वेशन बनेगा हमारा 1240 अपन लैम्बडा इन नैनोमीटर विच इज गिवन 400
सिंप्लीफाई करने पे ये हमें मिलेगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ई हमें दे रखा है 3.1 माइनस फाइव नॉट हमें दे रखा है 1.9। सिंप्लीफाई करने पे हमें वी नॉट की वैल्यू मिलेगी 1.2 वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिलेगा 1.2 वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। देखते हैं नंबर 6। रेडिएशन ऑफ टू फोटोन्स एनर्जी ट्वाइस एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस सक्सेसिवली। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन टू केसेस। तो देखिए यहाँ पे भी हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट, मतलब कि ये हो जाएगा फाइव नॉट। और दूसरा इक्वेशन बनेगा हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट, मतलब ये हो जाएगा 9 फाइव नॉट। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1/9, और रूट करने पे हमें v1/v2 मिलेगा 1/3। तो देखिए 1/3 ये ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 7th, लेट nr and nb be respectively the number of photons emitted by red bulb and blue bulb of equal power in a given time। आपको रिस्पेक्टेड जो रिस्पेक्टिव ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए आपको पावर सेम दिया गया है, तो रेड कलर के बल्ब के पावर को पी आर बोल देते हैं और ब्लू कलर के बल्ब के पावर को पी बी बोल देते हैं। ठीक है, और पावर मतलब होता है एन इंटू ई, जैसे इज एन इज इक्वल टू पी बाई ई लिखते हैं, वैसे पावर को हम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी लिख सकते हैं। तो रेड कलर के लिए जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसको एन आर बोल देते हैं, फिर उसकी एनर्जी को बोलते हैं एस सी अपॉन लैम्डा आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लू कलर के जो फोटॉन्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स को बोल देंगे एन बी, और यहाँ पे बचेगा एस सी अपॉन लैम्डा बी। एस सी से एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा एन आर अपॉन लैम्डा आर इज इक्वल टू एन बी अपॉन लैम्डा बी। अब देखिए आप जानते हो कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर से हायर होती है, तो इसका मतलब कि जो रेड कलर की लाइट में फोटॉन्स होंगे वो ब्लू कलर की लाइट से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इस तरह का ऑप्शन हमें देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 8। A light beam consists of two types of photons. In one type, each photon has energy 2 electron volt and in another 3 electron volt. The light beam is incident on photoelectric material of work function 1 electron volt. The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं फॉर्मूला ऑलरेडी, आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट। तो के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट। आपको दो एनर्जीज दी गई, उसमें हम कौन सी एनर्जी लेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। वर्क फंक्शन आपको 1 दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमें मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 9। Ultraviolet light by wavelength 200 nanometer is incident on the polished surface of Fe. The work function of the surface is 4.71 electron volt. Volt will be the stopping potential. H की वैल्यू दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना जूल होता है ये दे रखा है, और लाइट की वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ पे हम फिर से आइंस्टाइन इक्वेशन लगाएंगे, ए वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट। तो ए वी नॉट इज इक्वल टू, देखिए आपको जो
वेवलेंथ दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एनर्जी पता करोगे तो वो आपको मिलेगी 6.2 माइनस 5 नॉट है 4.71। सिंप्लीफाई करने पे हमें वी नॉट की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1.5 वोल्ट, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। देखते हैं नंबर 10। सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन 2.3 एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू। ओके, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वर्क फंक्शन के। अब हमें जो रेशियो पूछा है उसके लिए हम सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करेंगे कि λ1/λ2 इज इक्वल टू 2/5 है। तो 2 हमें दिया है 4.5, 1 हमें दिया है 2.3। तो ये आप देखोगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली 2:1 मिलेगा, मतलब कि 2:1 देखिए हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 11th, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करनी है किसकी, जिसका मास 120 ग्राम है और जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, लैम्डा की वैल्यू ले लेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास 120 ग्राम मतलब 0.12 kg हो जाएगा और वेलोसिटी हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी 2.8 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। 12th देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट एट सर्टेन वेवलेंथ लैम्बडा, इट इज नोन दैट द मास ऑफ proton is about 800 times the mass of electron. If the proton has to have the same wavelength lambda, then it will have to be accelerated under the potential difference of। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दी हुई है, ठीक है। तो वेवलेंथ को कंपेयर करें, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी। वेवलेंथ का फॉर्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में जानते हैं, h/√2m/qv। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे √2m/e/v इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोटॉन के लिए हो जाएगा h/√2 मास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा और यहाँ पे प्रोटॉन का मास होगा, दोनों के चार्ज तो सेम है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v डैश रख देंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा, एम ई इंटू वी इज इक्वल टू एम पी इंटू वी डैश। सो वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम ई इंटू वी अपॉन एम पी। और क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स है, तो फाइनली हमारा जो आंसर है हो जाएगा v/1800। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 13, उसमें पूछा है एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एंड देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा ई, लैम्डा एन एंड लैम्डा अल्फा रिस्पेक्टिवली, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा का हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में इक्वेशन जानते क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/k। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके √m के। तो अगर मास का ऑर्डर लिखें हम, तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन और लास्ट में मास ऑफ अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंगली लैम्डा का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद न्यूट्रॉन और लास्ट में अल्फा।
तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 14, इसमें पूछा है कि द अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन आर मूविंग विद वेलोसिटी v एंड 2v रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। तो हम वेलोसिटी का जो रिलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ जानते हैं, क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसके अकॉर्डिंगली लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम वी, मतलब कि लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा डी। लैम्बडा अल्फा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ ऑफ अल्फा, लैम्बडा डी स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरियम। तो ये बनेगा एम डी वी डी अपॉन एम अल्फा वी अल्फा। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा जो है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कुछ बोलें तो अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स और ड्यूटेरियम का 2 टाइम्स है। यहाँ पे एम डी की जगह लिख देंगे ट्वाइस एम पी अपन एम अल्फा की जगह लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ एम पी इन टू वेलोसिटीज। तो आपको जो ड्यूटेरियम की वेलोसिटी है वो 2v दे रखी है और अल्फा की वेलोसिटी v दे रखी है, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 1:1 आएगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 15, a particle is dropped from height h, the de Broglie wavelength of particle depends on height s। तो स्टूडेंट्स ये डिस्कशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है क्लास में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू h टू पावर 1/2, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 16 एटम से है, क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल फायर्ड टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विथ मोमेंटम p is r, what will the distance of closest approach when the momentum of alpha particle is 2। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लिखें तो वो होता है आर नॉट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डेड पार्टिकल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मोमेंटम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हमें जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंगली हम सिंप्लीफाई करें तो r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू हो जाएगा p2 स्क्वायर अपॉन p1 स्क्वायर। p2 मतलब हम ले लेंगे 2p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे हमें जो r2 की वैल्यू है वो मिलेगी r/4। तो ये देखिए हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, ओके। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 17, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो एंगुलर स्पीड हम जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो पीरियोडिक टाइम जो है वो एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो ओमेगा एन क्यूब के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 18, a particle moving with velocity 1/10 of the light crosses the nuclei in about। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमें सी का 1/10 पार्ट लेना है, सी मतलब 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 10 मतलब 3 × 10⁻⁷ हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम टाइम के इक्वेशन में पुट करते हैं, टाइम मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। उसको न्यूक्लियस को क्रॉस करना है, मतलब न्यूक्लियस को क्रॉस करना है तो उसकी डायमीटर को क्रॉस करना पड़ेगा। डायमीटर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻15 मीटर, और डिवीजन में इसको डाल देते हैं वेलोसिटी को 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 0.67 × 10 की पावर आएगी -22 सेकेंड। देखिए हमें यहाँ पे 21 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो वही हमारा आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻21 सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 19, as an electron makes transition from an excited state to ground state, what happens
विथ इट्स काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। तो ये डिस्कशन भी ऑलरेडी हमारा क्लास में हो चुका है स्टूडेंट्स। आपको पता ही होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन बी में, कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। नंबर 20, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन एन अकॉर्डिंग टू। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आप फॉर्मूला जानते हो, रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आई और आर का एन के साथ क्या रिलेशन है देख लेते हैं। तो करंट जो है वो एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है और रेडियस जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, सॉरी, करंट 1/n। तो ये दोनों यहाँ पे पुट करें तो 1/n क्यूब इंटू एन स्क्वायर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/n⁵। तो 1/n⁵ देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो 20th में आएगा ऑप्शन बी। 21st, if 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from first excited state is। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम एनर्जी जानते हैं कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें उसको फर्दर कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, +3.4, ताकि वो एटम में से क्या हो सके, एस्केप हो सके। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 22, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन एट मिनिमम एनर्जी इज। तो देखिए यहाँ पे हम जो एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² राइट। तो इसमें z की वैल्यू जो है वो हम z और n की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो पुट करके अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, +54.4, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 23, यहाँ पे आपको बोला है कि लिथियम और हाइड्रोजन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो LH और LI है, LLI है, और उनकी जो एनर्जीज हैं वो EH और ELI है। तो आपको पता करना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल L इज इक्वल टू, हम जानते क्या होता है, NH/2π। अब यहाँ पे दोनों के लिए क्वांटम नंबर तो सेम दिया है, इसका मतलब कि दोनों के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एनर्जीज की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो माइनस सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 13.6 Z²/n²। अब n तो दोनों के लिए सेम है, तो z जिसके लिए हायर होगा उसकी एनर्जी भी हायर होगी। अब z जानते हैं हम किसके लिए हायर होता है, तो लिथियम के लिए, मतलब कि लिथियम की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब कि ई एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, एंगुलर मोमेंटम्स आर सेम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम एटम इज हायर देन हाइड्रोजन। देखते हैं नंबर 24, a hydrogen atom in ground state absorb 21.2 electron volt of energy, then what is the change in angular momentum। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, सबसे पहले तो ये सोचिए, तो वो फर्स्ट में से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे बोहर मॉडल का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं क्या होता है, L इज इक्वल टू NH/2π, यहाँ पे लिखेंगे N2H/2π माइनस N1H/2π।
एच अपॉन टू पाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एन टू माइनस एन वन। एन टू की जगह आपको टू लेना है, एन वन की जगह वन, तो मतलब कि ये हो जाएगा एच अपॉन टू पाई। अब एच अपॉन टू पाई की आप न्यूमेरिकल वैल्यू गेट करोगे तो वो आपको मिलेगी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 25 इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है आपको, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी और आर की वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी। नंबर 26, the ratio of maximum wavelength of Lyman series in hydrogen spectrum to maximum wavelength in Paschen series। तो लाइमन सीरीज के लिए हम जानते हैं आर के फॉर्म में अगर हम लिखें लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ तो वो होती है 4/3 और पास्चन के लिए होती है लैम्डा पी इज इक्वल टू 144/7R। अब हमें इसका रेशियो निकालना है लैम्डा एल अपॉन लैम्डा पी, तो वो हमें मिलेगा 7/108, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 27 द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो लाइमन सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो भी हमने देखी 4/3R, तो हो जाएगा 4/3। आर की वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा 109737 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमें कहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में, तो 27 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 28 given the Rydberg constant is 10⁷ meter inverse the wave number of the last line of Balmer series in hydrogen spectrum। तो बामर सीरीज के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं 1/λ v इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10⁷, 1/2² - 1 लास्ट लाइन पूछा है तो n की जगह ले लेंगे इनफाइनाइट और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वेव नंबर मिलेगा 1/λ b इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁷ यूनिट लगेगा मीटर इनवर्स, जो कि आपको कहाँ दे रखा है देखिए ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, 29 इन बोर मॉडल of the hydrogen atom which of the following pair of quantities are quantized। तो हम जानते हैं कि बोर मॉडल में दो क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड हैं, कौन सी, तो एंगुलर मोमेंटम और दूसरा एनर्जी, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। ओके, नंबर 30 हाइड्रोजन एटम मूविंग विद स्पीड v absorb a photon of wavelength 122 नैनोमीटर एंड स्टॉप द वैल्यू ऑफ v। तो देखिए यहाँ पे सीधा हम हमारा जो लैम्डा का फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। हमें वी पता करना है तो वी को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन एम लैम्डा। एच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। हाइड्रोजन एटम है मतलब कि मास हमें प्रोटॉन का लेना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और लैम्डा आपको दे रखा है 122 नैनोमीटर, मतलब कि 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 3.25 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 31 जो कि न्यूक्लियाई से आपको इन पेयर में से
जो कि ट्रायड दिए हुए इसमें से आइसोटोनिक मतलब कि जिनके न्यूट्रॉन्स सेम है वैसे एलिमेंट्स पता करने हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में सारे एलिमेंट्स के जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है वो क्या है, सेम है। आपको ए माइनस जेड करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 32। इसमें बोला है कि असर्शन क्या है, ऑल न्यूक्लियर आर ऑफ सेम साइज, आर नॉट ऑफ सेम साइज। तो ये तो हम जानते ही हैं, इट इज़ फैक्ट। एंड रीजन दिया है साइज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। यस, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसीलिए तो उनके साइज सेम है, क्योंकि साइज जो है वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है। मतलब कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 33। इसमें पूछा इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ 61 न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लिया इज 3, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस। रेडियस का रेशियो आपको 3 दे रखा है, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 3:1। अब हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है A2 पावर 1/3, मतलब A1 बाय A2 टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 3/1। सो A1 बाई A2 इज इक्वल हो जाएगा 9/1। अब ए जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के टोटल नंबर से। तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें न्यूट्रॉन के नंबर तो आपको दे रखे हैं, आपको प्रोटॉन के नंबर मतलब जेड पता करना है। दूसरे एलिमेंट के फॉर्म में आपको हीलियम दे रखा है जिसके लिए ए की वैल्यू 4 होती है, वहाँ पे 4 पुट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्यूब है 3 का क्यूब वो 27 हो जाएगा, माई मिस्टेक। तो Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 4 ज़ा 108 माइनस 61, मतलब क्या आंसर आएगा आपका 47। तो देखिए 47 आपको कहाँ दे रखा, ऑप्शन बी। 34, a nucleus of mass number 189 splits into nuclei having mass number 125 and 64। रेडियस का आपको रेशियो निकालना है, तो फिर से वही रिलेशन लगाएंगे, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू A1 टू पावर 1/3 अपॉन A2 टू पावर 1/3। A1 हो जाएगा 125 का क्यूब रूट अपॉन 64 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, मतलब क्या आंसर आएगा 5/4। 35, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि द अबव प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट न्यूक्लियर मास m। द different points on A, B, C, D and E corresponds to different nuclei in which of the following reaction the energy release will be positive। देखिए अगर आपने ग्राफ को सही से स्टडी किया है तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट न्यूक्लियस है वो मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर 10 या तो लेस देन 10 होते हैं, और जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक होकर लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो लाइट न्यूक्लियस है वो किस रेंज में आता है, तो उस रेंज में आते हैं जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है और हाईएस्ट होती है, जैसे कि यूरेनियम। तो यूरेनियम ब्रेक होकर ऐसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा कि जिनकी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस रेंज में आती है जहाँ पे एटम्स कैसे हों, स्टेबल हो। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे हों, स्टेबल हो। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी रहेगा, कि जब एफ में से दो एलिमेंट बने डी और ई। ठीक है, एफ अनस्टेबल है बट डी और ई जब बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। मतलब कि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 36, इसमें आपको मास दे रखा है और एनर्जी पता करनी है, तो हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू mc²। मास आपको 1 मिलीग्राम मतलब कि 10⁻⁻⁶ kg, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर मतलब कि 9 × 10⁻16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 9 × 10⁻10 जूल, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। 37, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द
फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट रेट 1 mg/s, द पावर जनरेटेड किलोवाट में पता करना है, तो पावर पी का फॉर्मूला लगेंगे एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हम ले लेते हैं mc²/t, और ये m/t मतलब 1 mg/s, जिसको हम 10⁻⁻⁶ ले सकते हैं। c² की वैल्यू 9 × 10⁻60, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 9 × 10⁻10 वोट, और किलोवाट में हो जाएगा 9 × 10⁻7 किलोवाट। तो देखिए 9 × 10⁻7 ये हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 38, इसमें आपको बाइंडिंग एनर्जीज दे रखे ड्यूटेरियम और हीलियम की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अगर हीलियम में से ड्यूटेरियम बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी आपको पता करनी है। सबसे पहले तो हम इसका रिएक्शन लिखें, तो हो जाएगा 1h2 + 1h2, जो ड्यूटेरियम फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ओके, दोनों ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे से टोटल एनर्जी पता करें तो आपको मिलेगी 4.4, और हीलियम की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 28, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 7 × 4 = 28। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें डेल्टा ई कितना मिलेगा, तो 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 39। इसमें आपको बोरोन की मास डिफेक्ट दे रखी है और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम बाइंडिंग एनर्जी पता करेंगे, डेल्टा mc² फॉर्मूला लगाकर। डेल्टा एम आपको दिया है 0.081, और 1 यूनिट मास की इक्विवेलेंट एनर्जी होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 75.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 75.4 डिवाइड बाय 11, तो ये हो जाएगा 6.86 या तो 85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 40, इसमें भी आपको ABN वर्सेस ए ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है कि किस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होगी, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में लगाया, क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखिए उसके अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब कि W में से जब 2y क्रिएट होगा। ओके स्टूडेंट्स, 41, one requires energy En to remove nucleon from nucleus and energy E to remove an electron from the orbit of an atom, then। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, जबकि न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो En है वो E से बड़ा होगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 42, इसमें आपको मास डिफेक्ट दे रखी है 0.03%, 1 kg मास के लिए, तो एनर्जी लिबरेटेड पता करनी है। सबसे पहले डेल्टा एम फाइंड करें, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.03% ऑफ 1 kg मास, जो कि आपको मिल जाएगा 0.03 × 10⁻² kg। अब आपको ई पता करना है, तो ई इज इक्वल टू ले लेंगे डेल्टा एम c², डेल्टा एम 0.03 × 10⁻², c² मतलब हो जाएगा 9 × 10⁻16, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 2.7 × 10⁻13 जूल, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, इसमें आपको एक रिएक्शन दिया और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। रिएक्शन में आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ए और जेड तो इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 + 2 = 6, और यहाँ पे 9 + 4 = 12। ओके, तो यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे 0, तो ये एक्चुअली न्यूट्रॉन है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 44, इफ इन न्यूक्लियर फिजन
a piece of uranium of mass 5 gram is lost, the energy obtained in kilowatt hour. तो सबसे पहले हम E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर एनर्जी पता करेंगे। ये एनर्जी आपको कुछ मिलेगी 45 इंटू 10⁻13। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय 36 इंटू 10⁻5। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 1.25 इंटू 10⁻8 यूनिट लगेगा किलो वॉट आवर। अब देखिए ये हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 45th, when lithium nuclei are bombarded by proton and the resultant nuclei are 4Be8, then the emitted particle will be, इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए लिथियम को हमने बॉम्बार्ड किया प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, तो उससे हमें क्या मिला, बेरिलियम। उसके साथ और क्या रिलीज होगा, तो देखिए दोनों तरफ ए और जेड को कंपेयर करते हैं, तो जेड तो इक्वेट हो चुके हैं, ए भी इक्वल हो चुके हैं, तो बचा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं मतलब वो गामा होता है। ओके, क्योंकि जब गामा रेज रिलीज होते हैं तब जो भी डॉटर न्यूक्लियर है उसके ए और जेड में कोई चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या रिलीज होगा, गामा रेज। देखिए यही ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।